Yes, sir. So now we are starting with our chapter number 11 और ये हमारा that is our third chapter in third day. ये हमारा fourth chapter हो गया किसके अंदर, physics के अंदर. Chapter name is work and energy. Now whatever we have learned in the previous chapters is about force and laws of motion, and then we studied about the gravity. Now there is one more concept, another concept that help us to understand the interpretation of many natural phenomena is work. तो अब हमने अभी तक जो फोर्स पढ़ा था और फोर्स के थ्रू हमारा एक मोशन हुआ, और उसी से ही एक रिलेटेड टॉपिक आता है हमारे पास वर्क. वर्क टॉपिक बड़ा ही यू कैन से कॉमन सा टॉपिक है. जैसे हम लोग कहते हैं भाई होमवर्क मिला है, क्लास वर्क मिला है, भाई तू ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है. तो हम लोगों की डे टू डे लाइफ में जो वर्क और एनर्जी वाला वर्ड है ना, ये बहुत ज्यादा यूज करते हैं. जैसे कई बार क्या कहते हो, भाई मेरे अंदर फुल एनर्जी है, अब बताओ क्या करना है. फिर तुम घर पे आते हो, मम्मी आज मेरे अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं है, मेरे को सोने दो, मैं कोई काम नहीं कर सकता. तो तुम लोग काफी सारे, हम लोग ये वर्क और एनर्जी की बातें अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा करते रहते हैं. और एक इसी के साथ में तीसरी एक टर्म आती है पावर. अब पावर से क्या मतलब है, एनर्जी और पावर में क्या डिफरेंस होता है. भाई मेरे अंदर कोई पावर नहीं है या मेरे अंदर कोई एनर्जी नहीं है, भाई बड़ी पावरफुल है तो चीज. जैसे कई बार हम गाड़ी देखते हैं, कोई अरे बड़ी पावरफुल गाड़ी है भाई ये, या कोई बंदा कोई किसी चीज को उठा के उधर से उधर फेंक देता है, भाई बहुत पावर है. अब मान लो किसी बच्चे ने तुम्हें थप्पड़ मार दिया या लड़ाई होगी तुम्हारी, तो उसको मुक्का बड़ा तेज लगा, तो भाई मजा आ गया, भाई पावर है लड़के में. या किसी प्लेयर ने बहुत तेज शॉट मारा, तो एनर्जी बहुत ज्यादा है, पावर है या वर्क है. तो ये सब जो तीनों की तीनों चीजें हैं, ये एनर्जी वर्क एंड पावर, ये एक इंटर रिलेटेड चीजें हैं, और ये आपस में एक दूसरे से काफी ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है. और इन्हीं सब चीजों के बारे में, वर्क, पावर एंड एनर्जी, इन सब चीजों को ही हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर. ठीक है, चलिए. Yes, sir. अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं, क्या कहती है एनसीईआरटी. देन उसके बाद में हम लोग फिर बाकी की चीजें हम लोग करते हैं. ठीक, एक सेकंड रुक जाओ. चलिए, ये कहता है ऑल लिविंग बीइंग्स नीड फूड. All living beings need food. Living beings have to perform several basic activities to survive. We call such activity as a life process. The energy of these processes comes from food. We need energy for other activity like playing, singing, reading, writing, thinking, jumping, cycling, running. Activities that are strenuous required more energy. अब कहता है कोई भी जो लिविंग बीइंग है उसे खाना चाहिए होता है. अब वो जो खाना जो खाता है लिविंग बीइंग, जो फूड जो खाता है, वो दो टाइप में काम आता है. एक तो पहले की भाई सीधी सी बात है, जिंदा रहने के लिए. ठीक है, अगर आप खाना नहीं खाओगे Sir. तो आपके इंटरनल चीजें काम ही नहीं होगा, तो आप मर जाओगे. जो Yes, sir. बेसिक रिक्वायरमेंट है आपकी, उसे बोलते हैं हम लोग लाइफ प्रोसेस. जैसे कि मान लो अब तुम्हें चलना है, तुम्हें भाई अपने बेड से उठ के वॉशरूम तक जाना है, तो उसके लिए तुम्हें एक बेसिक एनर्जी तो चाहिए है. तो वो जो एनर्जी है वो फूड से मिलेगी. तो जितनी भी हमारी डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं, और जो हमारी लाइफ, हमारी बॉडी के अंदर की जो एक्टिविटी है, जैसे कि ब्रीथिंग करना, हम लोग सोचते हैं, वो हो गया. मैं जैसे बात कर रहा हूँ तेरे से, तू मेरे से बात कर रहा है, तो ये एक्टिविटी हो गई. ठीक है, हमारा हार्ट है, Yes. अंदर ही अंदर डाइजेशन हो रहा है, ये सब तरह चीजें, जितनी भी डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, तो दे ऑल रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी. ठीक है, और ये एनर्जी Yes. आती कहाँ से है, ये आती है एनर्जी फूड से. ठीक, तो एनर्जी हमारी दो कामों में काम आती है. एक तो होता है लाइफ प्रोसेस, दैट आर द बेसिक थिंग विच रिक्वायर अ पर्सन फॉर सर्वाइवल. और दूसरी है, अब ये तो है नहीं कि बस तू बैठा हुआ है एक जगह पे, हिलेगा डुलेगा तो नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता. तुझे खेलना भी है बेटा, तुझे गाना भी गाना है, तुझे इधर से उधर क्रिकेट भी खेलना होता है, हमें किसी को तंग भी करना होता है, हमें भागना है, जंपिंग है, साइकिलिंग है, दुनिया भर की हम लोग एक्टिविटीज करते हैं. और इन सब एक्टिविटीज के लिए वी रिक्वायर एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज सप्लाइड बाय फूड. समझे? Yes, sir. ओके जी. नाउ जो एक्टिविटी स्ट्रेंथन वाली होती है, मतलब कई एक्टिविटी ऐसी होती है जिनमें हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है, और कुछ एक्टिविटी में स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं पड़ती. अब जैसे कि मान लो मैं कहता हूँ फुटबॉल खेलनी है भाई, अब फुटबॉल खेलने के लिए स्ट्रेंथ की हमें जरूरत पड़ रही है. ठीक है, और अगर मैं कहता हूँ तेरे को Yes. लूडो लूडो खेल ले बैठ के,
अब लूडो में तो कौन सा है, चुपचाप बैठ के खेल रहे हो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, उसमें कौन सा भाग रहे हो। तो लूडो खेलने के लिए एनर्जी की जरूरत है कम, और फुटबॉल खेलने के लिए Sir. एनर्जी की जरूरत होगी ज्यादा। So this depends upon energy activities that are strenuous require more energy, और बाकी एक्टिविटी की जरूरत नहीं होती। नो अब सेम ये तो मैंने बताया ह्यूमन बींग्स के साथ, अब ऐसे ही जानवर है जो एनिमल्स होते हैं, इनके साथ भी यही काम होता है पूरा पूरा। दे आर टू एंगेज इन सम एक्टिविटीज, फॉर एग्जाम्पल दे जंप, दे रन, दे हैव टू फाइट, दे हैव टू मूव अवे फ्रॉम देयर एनिमीज, दे हैव टू फाइंड फूड, they have to find place for living, they also play with each other. So animals also require some sort of energy to meet their day-to-day activities and also their life process. Okay, also we engage some Yes. animals। अब जैसे कुछ animals होते हैं, जैसे कि तेरा ये है गधा होता है, गधे को हम लोग जो है सामान इधर से उधर लेके जाने के लिए यूज करते हैं। बैल वगैरह है, गाय है, इन सब का यूज हम लोग करते हैं। तो दे Yes, ऑल्सो sir. रिक्वायर एनर्जी। ठीक है, अब जरा एक सोच के देखो, थिंक ऑफ मशीन। जो मशीन होती है, जैसे कि मान लो कोई भी मशीन है, जैसे कि मान ले मशीन में बोलो कार ही है हमारी, कार एक मशीन है, एक एक्टिवा या स्कूटर एक बाइसाइकिल Yes, एक sir. मशीन है। तो जो मशीन होती है वो कैसे काम करती है, उनके अंदर भी हमें पेट्रोल डालना पड़ता है, डीजल डालना पड़ता है, फाइन। या आजकल जैसे इलेक्ट्रिक Yes. वाली तेरी कार आ गई है, इलेक्ट्रिक वाली कार में क्या है, हमें उस पर इलेक्ट्रिसिटी से उसकी बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा। तो ऑल दीज थिंग्स रिक्वायर सम सॉर्ट Yes, ऑफ sir. एनर्जी, ये उनका फूड है। ठीक है, पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, इट इज Yes. द फूड ऑफ मशीन। सो व्हाई डू दे नीड फॉर देयर वर्किंग, व्हाट डू दे need for their working? They require petrol, diesel, electricity, etc. for their working. And do the living beings and machines need energy? Yes. Why do living beings and machines need energy? In order to perform some work. Clear? For their daily requirement, Yes. for their working, they require some sort of energy. So अभी यहीं से एक कंसेप्ट आता है कि वर्क क्या है, व्हाट इज वर्क। वर्क कहता है दिस, देयर इज अ डिफरेंस इन द वे वी यूज द टर्म वर्क इन अवर डे टू डे लाइफ एंड द वी यूज इन साइंस। अब साइंस में और डे टू डे लाइफ के अंदर वर्क की डेफिनेशन बिल्कुल अलग अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर। चलो Yes, sir. एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग इसको सीखते हैं फटाफट। अब जैसे मान ले तेरे को, ओके एक सेकेंड, नॉट मच वर्क इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। अब सपोज कर तेरे एग्जाम्स हो रहे थे, ठीक है, तूने बेटा दिन रात मेहनत करी, Yes. खूब तगड़े तरीके से, खूब तू रात के 11-11, 12-12 बजे तक पढ़ाई करी, ये करा वो करा, नंबर आए तेरे 80% बस। तो इसका क्या मतलब हुआ, तूने तो वर्क किया, यू हैव डन सो मच ऑफ वर्क इन Yes. स्पाइट बट नथिंग विल हैपन। तो कोई भी अगर बोलेगा तेरे 80% मार्क्स देखे, भाई तूने तो कुछ पढ़ाई करी ही नहीं, अबे मुझे पता है ना मैंने कितनी पढ़ाई करी थी, कितने पागलों की तरह पढ़ता रहा था, बट नहीं हुआ। अब सीधी सी बात है, मान ले तेरे को मैं बोलूं कि भाई जो सामने तेरे घर की दीवार है, इस दीवार को धक्का लगा के साइड कर दे, तो सुबह से लेकर शाम तक इसमें धक्का लगाता रहेगा, पसीने पसीने हो जाएगा, दीवार इधर से उधर होएगी नहीं। तो इसका मतलब तूने कोई Yes, काम ही नहीं करा sir. पूरे दिन भर, है ना। करा है सर। कर, पर डे टू डे लाइफ में तूने काम किया है, पर एज पर द साइंस जीरो, यू हैव नॉट डन एनी वर्क। Yes, sir. समझे, साइंस के लिए हमने Yes, कोई sir. वर्क नहीं करा, बट इसमें हमने काम किया है। समझे, क्लियर। हाँ सर। चलो जी आगे देखते हैं, क्या सेम ऐसे ही है। कमाली is preparing for examinations. She spends a lot of time in studies. She reads book, draws diagram. She expends a lot of energy in the activity. In common parlances, she is working hard. All this hard work may involve a very little work if we go by the scientific definition of work. तो जो भी ये काम कर रही है, दुनिया भर के पेपर क्वेश्चन को कलेक्ट करती है, उसको कटिंग करती है, उसको डायग्राम बनाती है, उसको ऑर्गेनाइज कर रही है, दुनिया भर की चीजें कर रही है, पर एज पर द साइंस उसने कोई काम नहीं करा। समझ में आया बात? नहीं सर। हाँ, नहीं आई समझ में? नहीं सर, नहीं आया। ठीक है,
अब साइंस क्या कहता है, साइंस के लिए वर्क की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है भाई। साइंस का मतलब ये नहीं है वर्क करने का मतलब। साइंस का मतलब होता है, वर्क का मतलब कि आप किसी चीज पे अगर फोर्स लगाते हो तो उसकी थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। Okay, sir. Whenever you are applying a force, if the thing is displaced, then we said that some work has been done. Otherwise नहीं। हाँ ठीक है, मैं समझ में। अब तूने पढ़ाई करी, तूने कौन सा कुछ चीज इधर से उधर हिला दी। वही सर, समझ में आ गया। अब तेरे को दीवार पे धक्का मारे जा रहा है, तू कुछ हुआ थोड़ी ना उससे। यस सर। ठीक है। You यस stand सर। still for a few minutes with a heavy load. अब जैसे मान ले तेरे को बोल दिया कि हाँ भाई 15 किलो का जो है कट्टा उठा के सर पे चढ़ा दो अपने। आप खड़े हुए हो, थोड़ी देर बाद थक जाओगे आप, पर एज पर द साइंस यू हैव नॉट डन एनी वर्क। फाइन। यस सर। अब ऐसी सीढ़ियां चढ़ते हो, दुनिया भर की चीजें होती हैं। सो इन अवर डे टू डे लाइफ वी कंसिडर एनी यूजफुल और फिजिकल और मेंटल लेबर एज अ वर्क। हम अपनी डे टू डे लाइफ में कोई भी फिजिकल या मेंटल काम करते हैं, दिमाग से कोई काम करा या कोई फिजिकल काम किया, उसको हम लोग वर्क मान के चलते हैं। हम लोग, अगर मैं मान लो लूडो भी खेल रहा हूँ बैठ के, तो वो भी एक वर्क है, दिमाग तो लगाया उसमें खेलने में। चेस यस खेल रहा हूँ, सर। उस पर दिमाग तो लगाया। अब जैसे तू बैठ के पढ़ रहा है और मैं बैठा हूँ यहाँ पे, कहने को तो हम आराम से बैठे हुए अपने अपने टेबल चेयर पे, मोबाइल हाथ में लेके बैठे हुए आराम से तसल्ली से, रजाई के अंदर कोई दिक्कत ही नहीं है। पर हमें पता है ना कितनी मेहनत लगती है चीजों को समझने में या मुझे बोलने में। बट एज पर द साइंस सर आपकी आवाज नहीं आ अब आ रही है। हेलो 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 हेलो। यस सर अब। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसे अब मैं और तू बैठे हुए हैं अपना आराम से। अब हमारे को कोई कहने को तो कोई देखेगा, कहेगा जी बैठे हुए आराम से, कुछ काम थोड़ी ना कर रहे हैं ये। पर ये साइंस की भाषा में, द लैंग्वेज ऑफ साइंस, वी आर नॉट डूइंग एनी वर्क। बट फॉर अवर डे टू डे एक्टिविटी, अगर हम लोग डे टू डे एक्टिविटी की बात करते हैं तो हम लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। वी आर डूइंग सम वर्क। क्लियर? यस सर। ठीक है, समझ में आ गई बात। ओके जी। यस सर। अभी एक एक्टिविटी आती है, कहते हैं वी हैव डिस्कस्ड द अबव पैराग्राफ and the number of activities which we normally consider to be work in our day-to-day life. For each of these activity, ask the following questions and answer them. What is the work being done on? What is happened to the object? और who or what is doing the work? तो जैसे मान ले तू पढ़ रहा है बेटा, तो what is the work being done on? क्या काम किया? स्टडी। पढ़ाई, स्टडी। What is happening to the object? नॉलेज गेन कर ली तूने, ठीक है। यस और who और what is doing work? You are doing work। यस सर। ठीक है। अब आ जाओ साइंटिफिक कंसेप्ट ऑफ वर्क। साइंटिफिक कंसेप्ट क्या कहता है? टू अंडरस्टैंड द वे वी रिक्वायर टू अंडरस्टैंड द वे we view work and define the work on the point of view of science. Let us consider some situation. Now suppose push a pebble lying on a floor or lying on a surface. The pebble moves through a distance. You exert a force on the pebble and the pebble got displaced. In this situation, work is done. समझ में आई बात? यस सर। एक पत्थर पड़ा था, पत्थर पे तूने थोड़ी सी लात मारी, एक फोर्स लगाया, उससे क्या हुआ, उस पत्थर में मोशन हो गया और वो पत्थर थोड़ी देर दूर दूर जाके चला गया। दैट इज नोन एज वर्क एज पर द साइंस। यस ठीक है। अब एक गर्ल थी, उसने ट्रॉली को पुल किया अपनी तरफ, ट्रॉली उसकी तरफ आ गई, तो गर्ल हैज एक्सर्टेड सम फोर्स ऑन द ट्रॉली एंड इन दिस वे वी कैन से दैट दिस इज वर्क। ठीक है। यस आप सर। बैठे हुए हो, आपने एक किताब उठाई, तो एक हाइट पे किताब उठाई, तो आपने क्या किया, काम किया। वही पूछे ना भाई क्या काम किया तुमने? हाँ जी, किताब उठा के इधर से उधर रखी थी, काम तो किया। Okay? यस So सर। a closer look at some situation reveals that there are two conditions needed to satisfy for the work to be done. The first one is a force should be acting on the body and the object must be displayed. So work is defined as, okay, now अब इसे देखो जरा फटाफट, visible है? यस सर। Okay जी। Now work का मतलब क्या है? What is work? Suppose करो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यस सर। इनिशियली 0 मीटर पर सेकंड इसकी यू है और इसकी पोजीशन क्या है, मान लो मेरी P1।
ठीक, मैंने इसके ऊपर एक Yes, फोर्स sir. लगाया, ये उठ के कहाँ चली गई, यहाँ आ गया। Yes, sir. ठीक है, Distance travel हुआ. यहाँ से यहाँ तक कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट हुई और ये आ गई पोजीशन 2। फाइन। तो इधर से उधर Yes. पहुंचाने के लिए क्या हुआ, चेंज इन पोजीशन, Yes, sir. एंड देन देयर में भी है। ओके, तो वर्क करने के लिए मुझे सबसे ज्यादा जरूरी क्या चाहिए, तो कंडीशन फॉर डूइंग वर्क इज, कंडीशन फॉर डूइंग वर्क पहला है फोर्स एंड सेकंड वन इज Displacement. डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। सो वर्क की Yes, डेफिनेशन sir. क्या बन गई, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क इज डिफाइंड एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। Displacement. ठीक है, Yes, sir. अब हमने देखा था जब भी हम किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं तो दो चीजें होती हैं, या तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी या क्या होगा, उसकी शेप में चेंज आएगा। अगर शेप में चेंज आ रहा है तो कोई वर्क डन नहीं हुआ। हाँ, अगर पोजीशन में चेंज आ गया देन वी कॉल इट एज अ वर्क डन। Okay, sir. ठीक है, चलो जी। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, F इंटू एस। Yes, sir. एफ का मतलब क्या, फोर्स, फोर्स का मतलब यूनिट Force. होते न्यूटन, एस का Then. मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यूनिट मीटर, तो न्यूटन मीटर हो गई फोर्स यूनिट, एंड दिस न्यूटन मीटर इज नोन एज जूल। Joule. ठीक है, क्लियर। Yes. सो 1 joule is equal to 1 Newton of force is applied on a body and it displaces by 1 meter. अगर सपोज करो 1 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं मैं किसी एक बॉडी पे और उसका मोशन 1 मीटर तक हो जाता है, तो देन जो वर्क डन होगा उसे बोलेंगे 1 जूल। Bench. क्लियर। आ गया समझ में सर. हाँ, आ गया समझ में सर. ठीक है जी। चलो जी, फटाफट इसको जरा नोट कर लो एक बार यहाँ तक। Okay, sir. अच्छा चलो छोड़ो, इसको बाद में आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। अभी सुनो, अब आता है केस 2। अब देखो केसेस पढ़ते हैं इसके। अब जैसे मैं तेरे को एक एग्जांपल बताया था, क्या बताया था कि एक बॉडी पे आप फोर्स लगा रहे हो बट उसकी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, जैसे कि यू आर लाइंग अ फोर्स ऑन अ वॉल। समझे, आप एक दीवार पे Yes. फोर्स लगाए जा रहे हो, उसका मोशन तो कुछ होगा नहीं ना, तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस हुआ। No, sir. एस डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो, Yes, sir. एफ इंटू जीरो विल बी जीरो हो गया, तो इसे बोलेंगे क्या, जीरो वर्क डन। Yes. क्लियर। Yes, sir. समझ में आ गया. इसे बोल दिया जीरो वर्क डन बिकॉज you have applied force but there is no displacement. It is not necessary कि whenever you are applying a force displacement will occur. वो चीज है इतनी भारी कि आपने उतना फोर्स लगाया नहीं कि so that it can be moved. Yes, sir. Okay जी, then we have types of work done, then we have positive and negative work done. Now suppose you are applying a force on an object, okay, and the object and the force applied, they are both are moving in same direction. They both are moving in same Same direction. direction. Then we call it as a positive force. Sorry, positive work done. That is known as positive Work done. work done. Clear? So when force Yes. and movement are in same direction, then it means work done is positive. Okay, sir. सर कभी ऐसा उल्टा भी होता है क्या, जिस साइड हाँ फोर्स लगाया उसके उल्टे मूवमेंट हुई है? हाँ, कैसे? अब सपोज कर तू दीवार पे चेयर चलाने की कोशिश करता है, किसी स्लोप है, मान ले कोई स्लोप है, ऐसा कोई स्लोप है मान ले, ठीक Yes, है। sir. अब तूने ट्रॉली ली यहाँ पे, तो ट्रॉली को ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो फोर्स तो लगा रहा है यहाँ पे, Yes, sir. बट स्लोप ही इतना ज्यादा है, ट्रॉली नीचे आती जा रही है स्किड करके, Okay. तो क्या हो रहा है, उल्टा नहीं हो गया?
Opposite. Yes, sir. समझ गया? जैसे मान ले हम लोग कई बार Yes. कोशिश करते हैं, दीवार पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश तो ऊपर जाने की कर रहे हैं बट आ गए नीचे, Yes. आ रहे हैं. तो वो क्या हुआ? योर Opposite. फोर्स इन विच Negative यू work. अपोजिट डायरेक्शन हो गया दोनों का, फोर्स कहाँ लगा रहे हो Yes, sir. और आप आ रहे हो उल्टे, तो फोर्स एंड मूवमेंट Yes. बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, so it is known as negative Negative force done. work done. Negative work done. ठीक है, so direction of force and the movement are in opposite direction, then F into S will be negative, where W is equal to minus F into S. Okay, sir. ठीक है, अब एक बात और देख, तेरे को याद है पिछला चैप्टर ग्रेविटी वाला, Yes, sir. याद है. जब बॉल को ऊपर थ्रो करता है, ठीक है, थोड़ी देर बाद Yes, sir. जीरो हो जाती है, Yes, sir. फिर नीचे आ जाता है. जब बॉल ऊपर जा रही होती है तब फोर्स तो ऊपर की तरफ लगा हुआ है, Yes, sir. बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड होता है, Yes, sir. ठीक है, दोनों के अपोजिट हो गया। Yes, sir. अब जब बॉल दोबारा नीचे आई तो मोशन भी दिस साइड है और ये तेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज आल्सो सेम, so it will be positive. Positive. So it means whenever you are throwing something up, so this is an example of negative work done, and if something is dropped from above, this is an example of positive work done. Clear? Yes, sir. So if a ball is thrown upward direction, gravitation force is in the downward direction, and hence the motion is in upward direction, and this is known as what? Negative Negative work work done. Now if a ball is moving down, then both acceleration due to gravity and this are in the same direction, therefore it is an example of positive work done. Positive. Positive work done का example हो गया कि kicking a football or hitting your chair, और negative work done का हो गया when a ball thrown is up, और tug of war also, tug of war के अंदर one team is applying negative work done. Clear? Yes. कोई डाउट इसमें? No, sir. पक्का? Yes, sir. ओके जी, क्या हाल है बेटा विदुषी? विदुषी, विदुषी आवाज आ रही है बेटा? सर। क्या हाल है बेटा, कैसे हो? यस सर। लेट कैसे हो गए बेटा? देखा नहीं था? फाइन सर। अच्छा, स्कूल से किस टाइम आते हो आप? सर 2 o'clock तो छुट्टी होती है Sir. स्कूल में आज ही। तो हमने अभी पढ़ा था पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क डन, ठीक है। चलो अब जैसे टग ऑफ वार, टग ऑफ वार का एग्जांपल है। अब ये है हमारा मिड पॉइंट, यहाँ पे ये टीम ए है और ये टीम बी। जो टीम ए है वो क्या कर रही है, फोर्स लगाएगी अपना अपने से अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज इन दिस डायरेक्शन, दे आर अप्लाइंग फोर्स, एंड टीम बी इज अप्लाइंग फोर्स इन दिस डायरेक्शन। नाउ सपोज करो टीम बी ज्यादा फोर्स लगा रही है, तो फॉर टीम ए फोर्स इस डायरेक्शन में है, और ओके नाउ सपोज करो टीम ए यहाँ फोर्स लगा रही है, ठीक है। अब ये फोर्स लगा रही है इधर और इधर ही मोशन हो रहा है, तो टीम ए के लिए तो पॉजिटिव वर्क डन हो गया, बट टीम बी Yes, के sir. लिए क्या हो गया, नेगेटिव वर्क डन हो गया, ठीक। तो Yes, टग ऑफ sir. वार के अंदर किसी एक टीम के लिए पॉजिटिव होगा और किसी एक टीम के लिए नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। जिस टीम के लिए पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है वही टीम जीत जाएगी, ठीक है। Yes, चलो sir. जी, ये कंसेप्ट समझ में आ गया? कोई डाउट इसके अंदर? नहीं सर। ठीक है, चलो अब देखते हैं इस फोर्स के अंदर एक आती है चीज एंगल की बात। अब उस एंगल की बात को किस तरीके से समझना है ये सोच के देखो, अभी बताते हैं आपको कैसे क्या करना है। अच्छा ओके, अच्छा एक बार ये देखो जरा, मान लो कभी आपने देखा एक गाड़ी थी वो लेके हम लोग कई बार बचपन में ऐसे चलाते थे, गाड़ी थी होती थी हमारे पास एक, उसमें धागा बांध के चलाते थे ऐसे खींच के, Yes, sir. कभी ध्यान दिया इस बात को? Yes, याद है? sir. अब देखो धागा, अगर मान लो ये धागा है मेरे पास, तो फोर्स मेरा इस डायरेक्शन में लग रहा है ऊपर की तरफ, और Yes, ये जो sir. गाड़ी है, गाड़ी की मोशन कहाँ हो रही है, इधर हो रही है, तरफ दिस इज फोर्स, और ये क्या है, मोशन। displacement.
डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो, ठीक है। और ये इसके बीच में क्या है, Yes, एक sir. एंगल आ गया, ये एंगल को मैंने मान लिया थीटा एंगल है, ठीक है। थीटा मतलब एक दे दिया मैंने, ए बी सी डी कुछ भी दे सकते हो, मैंने थीटा दे दिया, ठीक। Okay, sir. ठीक है, अभी बताओ मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है नहीं पढ़ी अभी तक? No, sir. अभी तक नहीं पढ़ाई. चलो जी, एक होता है राइट एंगल ट्राइंगल। Yes, sir. राइट एंगल ट्राइंगल है ये। राइट एंगल का मतलब एक एंगल इसमें 90 डिग्री है, ठीक है। ये जो ऊपर 90 डिग्री पे लाइन खड़ी हुई है इसे बोलते हैं हम परपेंडिकुलर, जो ये है इसे बोलते हैं हम लोग बेस, ठीक है, Yes, sir. क्लियर। और Yes, sir. ये जो लाइन बनी है इसे बोलते हैं हम हाइपोटेनस, Yes, sir. ठीक। और ये एंगल बन गया हमारा थीटा, ये एंगल बन गया ये वाला थीटा एंगल, ये है, फाइन। तो Yes, परपेंडिकुलर sir. ये बेस हो गया, जो सबसे नीचे था दैट इज नोन एज बेस। ऑन बेस इफ इट इज a 90 डिग्री लाइन इज देयर दैट इज नोन एज परपेंडिकुलर, ओके। और जो लाइन परपेंडिकुलर और बेस को जोड़ती है वो बोल दिया हमने हाइपोटेनस, क्लियर। या तो 90 डिग्री के ऑपोजिट होती है. हाँ, ये 90 डिग्री के अपोजिट मान के चल लेते हैं, ठीक है। Yes. अब हमारे पास आती हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशो। रेशो का मतलब होती है इनकी साइड्स की रेशो। अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की रेशो है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की रेशो है, उसे बोलते हैं हम लोग साइन थीटा, ठीक है। ये नाम है, Yes, sir. साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक। फिर आती है कॉस थीटा। कॉस थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। कॉस कॉस थीटा इज बेस Yes. अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर आती है हमारे पास टेंजेंट थीटा। कौन सी सर? टेंजेंट, टेन थीटा। टेन Tan थीटा का theta. मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तीन है, पहला, दूसरा और यह है तीसरा। याद क्या करना है हमें, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये रेशो होती है। फिर कॉस थीटा आता है, वो कहता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर आता है हमारे पास टेंजेंट थीटा, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। एक, दो और तीन मेरे पास से क्या बन गई, ट्रिग्नोमेट्री रेशो बन गई, Okay, क्लियर, sir. ठीक। और ये होती है सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, और कुछ नहीं होता है इसमें, बस आपको इतना याद रखना फिलहाल। अब ये देखो जरा, ये जो मेरे पास एंगल थीटा आया है, ये थीटा एंगल क्या आया, ये बेस है, Yes, sir. ठीक है। और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है, Yes, sir. देखा जाए तो ये हाइपोटेन्यूज बन गया। तो बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में क्या था, कॉस। Cos theta. तो मेरे पास वर्क का फॉर्मूला क्या बन गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, Okay, sir. ठीक है। Yes, तो sir. फॉर्मूला मेरा यहाँ से आ गया अब इसका कॉस थीटा का, क्लियर। Yes, दोबारा sir. सुन लो, हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होती हैं। ट्रिग्नोमेट्री आप लोग 10th में जाके पढ़ोगे, बट फिलहाल अभी बता रहा हूँ थोड़ा सा। एक होता है मेरे पास राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज होता है, लॉन्गेस्ट साइड होती है, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये बेस हो गया। बेस हो गया जो सबसे नीचे है, बेस के ऊपर 90 डिग्री एक लाइन खींच दी तो उसे बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर। और इसके अपोजिट जो लाइन होती है जो ज्वाइन कर रही है बेस पर परपेंडिकुलर को, उस लाइन को बोलते हैं हम लोग हाइपोटेन्यूज। और उसके पे जो एंगल हुआ उसको हमने ले लिया, लेट इट बी एंगल थीटा। थीटा क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी, कुछ भी एक्स वाई जेड जैसे हम मानते हैं ना भाई, लेट दिस बी एज एक्स, लेट एज ऑफ फादर बी एक्स, लेट एज ऑफ मदर बी वाई। तो ऐसे ही हमने लेट Yes. दिस एंगल बी थीटा, ये हो गया। पहली रेशो होती है साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब होता है इट इज द रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, P and H. Then we have cos theta, that is based upon hypotenuse. Then we have tangent theta, that is perpendicular upon base. It is perpendicular upon base. Okay. और यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास क्या है, बेस और hypotenuse involved है, so this is cos theta. So from this we got a new definition, that is work is equal to
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, क्योंकि एंगल का बहुत फर्क पड़ता है इस चीज से। अगर एंगल कम या ज्यादा होगा तो वर्क डन आपका कभी भी कम या ज्यादा होगा। ये कैसे होगा, इस चीज को आप करके देखना। दीवार में ना एक काम करना, घर में जो जैसे दरवाजा होता है ना, डोर है हमारे पास, ये डोर है घर का, ठीक है। Yes, sir. इसका जो कुंडा लगा होता है ना, ये वाला कुंडा, Yes, sir. इसमें ना एक ऊन, घर में सबके ऊन तो होगा ही, इसे Yes, खोल के sir. इसमें ना एक ऊन बांध के देखना, एक लंबा सा एक ऊन बांधना ऐसे करके, ठीक है। Yes. अब इस ऊन को डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे ले जाके खोलने की कोशिश करना दरवाजे को। जब ऊन आपका Yes. इस एंगल पे होगा तो दरवाजा नहीं खुलेगा ढंग से, और जैसे जैसे आप Yes, इधर आना शुरू हो जाओगे दरवाजा आपको खुलता जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एज यू आर चेंजिंग दिस एंगल, द वर्क डन इन मूविंग द डोर विल इंक्रीज, और द वर्क डन इज डिफरेंट। Okay, sir. समझ में आई बात, ये चीज करके देखना। Yes, sir. ये बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है। या फिर कभी भी पर्दा होता है, पर्दे को जब आप खींचते हो तो एक किसी अलग तरीके से अगर खींचोगे तो वो पर्दा फट भी सकता है, Yes, और sir. है ना। तो वो चीजें भी आप लोग डे टू डे एक्टिविटी में पता लग जाएंगी आपको। ये समझ में आ रही Okay, बात sir. यहाँ पे, Yes, sir. पक्का। Yes, sir. तो वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, Theta. ठीक है। विदुषी आवाज आ रही है बेटा? यस सर। हाँ, तो ये सर चैप्टर, ये तो हाँ बोल समझ बोल, ही नहीं आ रहा अभी कुछ नहीं समझ सर, में ये आया ना क्या। एंगल्स। अच्छा, उससे पहले वाला ये पता है क्या होता है? सर तो बस इतना पता है, वर्क इज इक्वल इनटू डिस्टेंस, बस इतना ही करवाया था, आज ही स्टार्ट हुआ है सर। चल ठीक है, सुन सुन सुन। अच्छा बता, बचपन में तूने कोई ऐसी गाड़ी चलाई है जिसमें धागा बांध के गाड़ी चलाई है आगे पीछे करके करने वाली? यस सर। अब सबने चलाई होती है, बचपन में गाड़ी चलाते हैं धागा बांधते हैं। अब मान लो ये धागा है, ये गाड़ी है, धागा बांधा हुआ है, तो जब धागा होता है धागे पे फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ठीक है, और गाड़ी का मूव करती है इस डायरेक्शन में, यस और नो? Yes, यस sir. सर। विदुषी बता, याद है ये वाली बात? यस सर। तो इसका मतलब अगर फोर्स को तू ऐसे लगा देगी, तो एक बात बता, तो गाड़ी के आगे भागेगी या ऊपर उड़ जाएगी? सर ऊपर। क्यों आगे क्यों नहीं भागी? इसका मतलब उस क्या हुआ, एंगल अगर से तूने फोर्स। एंगल, यस, एंगल चेंज कर दिया तो फोर्स चेंज हो गया, तेरा वर्क डन चेंज हो गया ना। समझ गई, क्लियर हुई बात? अगर आपका फोर्स चेंज हो गया, दिस इज योर फोर्स टू, इट मींस एंगल चेंज हो गया, और एंगल चेंज होते क्या हुआ, फोर्स इज चेंज, वर्क इज चेंज। इंस्टेड ऑफ मूविंग फॉरवर्ड द कार विल मूव अप। समझे Yes, sir. विदुषी? सर आ गया सर। क्लियर हुई बात, पक्का ना? इसका यस एक सर। एक एग्जांपल और सुन भी, दरवाजे वाला। दरवाजे का कुंडा होता है ना, जो ये हमारा डोर का नॉब होती है जो, इसमें काम करियो, घर में ना ऊन होगा, थोड़ा 2-3 मीटर लंबा ऊन लेके ना फंसा के देखना, इसमें गांठ बांध के रख देना, ठीक। अगर जो ऊन होगा मेरा, उस ऊन को आप इस डायरेक्शन से खींचोगे तो दरवाजा नहीं खुलेगा, और जैसे जैसे उसको इधर लेते जाओगे तो दरवाजा खुल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही एंगल चेंज हुआ वर्क ऑल्सो चेंज हो गया, ठीक। यस अब सर। Yes. वर्क पे एंगल का फर्क तो पड़ता है, बट किस तरीके से पता लगेगा, उस चीज को बताने के लिए हमारे पास होती है टिग्नोमेट्री की रेशियोज, और वो टिग्नोमेट्री रेशियोज हमने ये पढ़ी थी, ठीक। जैसे कि राइट एंगल ट्राइंगल था, एक सेकंड, अभी जरा फटाफट फटाफट देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा आज। सबसे पहले हमने वर्क की डेफिनेशन पढ़ी। वर्क की डेफिनेशन जो हम लोग डे टू डे एक्टिविटी में यूज करते हैं, वो डेफिनेशन और साइंटिफिक वर्क डन की डेफिनेशन दोनों अलग होती है। हम लोग डे टू डे एक्टिविटी में वर्क का मतलब क्या समझते हैं, कि कोई भी मेंटल और फिजिकल काम करना इज नोन एज वर्क डन। बट साइंस की लैंग्वेज के अंदर वर्क डन तभी होता है जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम कोई फोर्स लगाते हैं और उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, तो उसे ही बोलते हैं हम लोग वर्क डन। तो फॉर्मूला यहाँ से वर्क का क्या बना, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट यूनिट होती है मीटर। तो न्यूटन मीटर हमारे पास यूनिट आई, और न्यूटन मीटर को हम लोग
जूल बोल देते हैं। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है हमारे पास में 1 जूल की। 1 जूल की डेफिनेशन क्या आई मेरे पास? दैट इज 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड इट डिस्प्लेसेस बाय 1 मीटर। अगर किसी एक बॉडी पे 1 न्यूटन का फोर्स मैं अप्लाई करता हूँ और वो बॉडी 1 मीटर तक मोशन कर जाती है तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या? 1 जूल वर्क डन। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ वर्क डन होते हैं। टाइप्स ऑफ वर्क डन में सबसे पहला है मेरे पास, मैं फोर्स अप्लाई करे जा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रही। एग्जाम्पल के तौर पे सामने की दीवार है, आपके घर के सामने जो आपके सामने दीवार दिख रही है, उस दीवार पे आप सुबह से लेकर शाम तक लगे पड़े हो खूब सारा फोर्स लगाने में, वो दीवार का कुछ नहीं हुआ। तो यू आर अप्लाइंग फोर्स बट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, तो 0 इंटू एफ विल बी इक्वल टू 0, तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या? जीरो वर्क डन। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो जीरो वर्क डन हो गया। एक होता है पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन का मतलब होता है व्हेन द फोर्स एंड मूवमेंट और यू कैन से द फोर्स एंड मोशन डायरेक्शन इज सेम। आपने किसी चीज को धक्का लगाया, वो धक्का लगाने के बाद उसी मोशन में जा रही है जहाँ पे आपका जो है आपने फोर्स लगाया था। आपने फुटबॉल को किक किया, आपने जो है चेयर को हिट करा, तो बोथ आर पॉजिटिव वर्क डन। फाइन। अब आता है एक नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन में क्या होता है? उल्टा, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो जाता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, जब भी हम किसी बॉल को ऊपर थ्रो करते हैं, व्हेन वी थ्रो अ बॉल इन अपवर्ड डायरेक्शन। जब हम अपवर्ड डायरेक्शन में काम करते हैं तो हम बोलते हैं ना, द बॉल इज मूविंग अप अगेंस्ट द ग्रेविटी। जो ग्रेविटेशनल फोर्स हो तो उसको यहाँ लग रहा है, बट उसका मोशन क्या हो रहा है? ऊपर हो रहा है। ठीक है, तो मोशन एंड फोर्स बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, so therefore that is a negative work done। क्लियर हो गई बात? तो ये हमने, जैसे टग ऑफ वॉर है, टग ऑफ वॉर के अंदर 2 टीमें सर हैं, तो एक टीम अपनी तरफ खींच रही है, दूसरी टीम अपनी तरफ खींच रही है। जो टीम जीत रही है इसका मतलब वो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है मोशन भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो उस टीम के लिए तो ये पॉजिटिव वर्क डन हो गया। पर जो टीम हार रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो उसके लिए वो क्या हो गया? नेगेटिव वर्क डन। ओके। और ये हमने चीज यहाँ पे बाकी एंगल वाली बात पढ़ी थी। एंगल के फॉर्मूले पे आता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। बाकी हम लोग पढ़ते हैं आगे।